हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल आर्टिकल 351 में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़ी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं और उसी में आज का ये जो वीडियो है ये यूजीसी नेट जेआरएफ का जो दिसंबर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और यूजीसी ने तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट किए हैं, तो इसलिए यूजीसी नेट का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले जो दिसंबर 2018 का पेपर है वो 3 पार्ट में आ चुका है और 60 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। आज हम लोग 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको समझ आता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन जो है वो असर्शन और रीजनिंग का है। तो अभिकथन है, संचारी भावों के उदय होने को रसावस्था संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। और इसका तर्क दिया है, क्योंकि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भावों के सहायक और वर्धक हैं। तो जो देखा जाए तो जो संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है। संचारी भाव तो पानी के बुलबुलों के जैसे होते हैं, इनसे स्थायित्व नहीं प्राप्त होता है। जो स्थायी भाव होते हैं वो स्थायी होते हैं, संचारी भाव अस्थायी होते हैं। तो अभिकथन जो है वो गलत हो गया। लेकिन देखा जाए विभावानुभावा संयोगादृश निष्पत्ति, ये कहा था भरत मुनि ने, यानी कि विभाव अनुभाव संचारी भावों के मेल से क्या होता है, स्थायी भाव पुष्ट होते हैं और वही रस का मतलब निरूपण करते हैं। तो आर जो है वो सही हो गया। तो इस तरीके से ए गलत और आर सही, ये ए ऑप्शन जो है इसका ये सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन। फिर 62 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ये भी असर्शन और रीजनिंग का है। इसमें कह रहा है, अभिकथन है, छायावाद रीतिकाल की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है। और इसका तर्क दिया है, क्योंकि छायावादी काव्य में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। तो छायावादी काव्य जो है वो मानसल प्रेम नहीं है, शुद्ध मानसल प्रेम तो बिल्कुल नहीं है, तो ये भी गलत है असर्शन। और जो व्यक्तिनिष्ठ वासना नहीं थी छायावादी काव्य में, तो ये भी गलत है। जो रीतिकालीन काव्य था वो ज़्यादा मतलब शरीर की ओर और सुंदरता की ओर ध्यान देता था, देहवादी था। लेकिन जो छायावादी काव्य है वो थोड़ा सा रहस्यात्मकता उसमें आती है और प्रकृति और रहस्यवादी प्रेम उसमें दिखाई देता है। तो ये मानसल प्रेम तो है ही नहीं उसमें, और मतलब व्यक्तिनिष्ठ अभिव्यक्ति हुई है लेकिन वासना नहीं थी उसमें। तो इस तरीके से दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा इसका। फिर 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन इसका दिया है, बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है। इनमें से कविता और सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है। तो अभिकथन देखने से सही लग रहा है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्होंने कविता क्या है, निबंध जो है उसमें बताया है, काव्य में अर्थ मात्र ग्रहण से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर मूर्त विषय का ही हो सकता है। मतलब कि बिंब बनना किसी बात का और उसका चित्रात्मक होना ये सही है, लेकिन ये साध्य नहीं है। ये एक रास्ता है या मार्ग है, जैसे कि साधक है, लेकिन ये साध्य नहीं कि यहीं पे पहुंचा जाए। हो सकता है जो हम बिंब देख रहे हैं या चित्र हमारे मन में बन रहा है किसी को पढ़ के, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जैसा कवि कह रहा था तो वही बन रहा हो। तो इसलिए ये साध्य नहीं है, तो ए गलत हो जाएगा। फिर तर्क दिया है,
क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। तो देखा जाए तो आर जो है ये सही है कि बिंब जो है वो कोरी आतिशबाजी का काम करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप सही बिंब बना लें, हो सकता है कि आप गलत मतलब निकाल लें। तो इस तरीके से आर सही हो जाएगा और ए गलत। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 63 नंबर का डी ऑप्शन। फिर 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तर्क अभिकथन दिया है, वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। फिर तर्क है, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। तो मन की प्रसन्नता किसी से उधार तो ली नहीं जा सकती है कि दे दो 2 रुपए की, आज मेरा मन दुखी है, तुम प्रसन्न हो, तुम दे दो। तो ऐसा तो होता नहीं है। वैसे ही वीरता जो है ये भी किसी को देख के नहीं आएगी। हाँ, हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, ऐसा ऐसा करना चाहिए, जैसे शेरशाह मूवी को देख के आर्मी ज्वाइन करने का उत्साह बना, लेकिन अनुकरण किया जा सकता है, लेकिन प्रसन्नता किसी से उधार नहीं ली जा सकती है। तो ये गलत है, एक कथन जो है वो गलत है। फिर वीरता का संबंध शरीर से, मनोबल से नहीं। तो वीरता जो है केवल किसी का जो शरीर से हष्ट पुष्ट है वही वीर हो, ऐसा तो होता नहीं है। कोई कोई मन से भी होता है। मतलब एक आदमी तलवार लिए है या और दूसरा आदमी बंदूक लिए, अब एक आदमी तलवार लिए है और दूसरा लिए डंडा। अब दोनों लड़ने आ रहे हैं तो कौन जीतेगा? डंडे वाले के पास ताकत ज़्यादा है, लेकिन तलवार वाला तो एक ही बार में दूसरे को ढेर कर देगा। तो वीरता जो है वो मनोबल और शरीर दोनों का मतलब मिश्रण होती है। तो आर भी गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए गलत आर गलत। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है इसका, परंपरा रूढ़ि पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है। परंपरा रूढ़ि पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है। तर्क दिया है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। तो जो परंपरा है और रूढ़ि है, इन दोनों में अंतर होता है। रूढ़ि हो गया किसी चीज़ को जो अंधा अनुकरण करना किसी चीज़ का, वो होता है रूढ़ि। और परंपरा होता है मतलब मॉडिफिकेशन आए तर्क संगत, तो वो होती है परंपरा। तो परंपरा में चेंजमेंट होता रहता है। तो परंपरा रूढ़ि पालन नहीं आधुनिकता की पक्षधर है। तो ये सही है, क्योंकि परंपरा जो है उसमें तर्क के आधार पर चीज़ें जो हैं वो मॉडिफाई होती रहती हैं, उनमें परिवर्तन होता है। जो चीज़ अच्छी होती है उसको रखा जाता है, जो बेकार की चीज़ें हैं वो हटाई जाती हैं। लेकिन रूढ़ि क्या है? जो लाइन टू लाइन चलते हैं, मतलब जैसा कह दिया गया वैसा ही करेंगे। तो रूढ़ि जो है किसी चीज़ का अंधा अनुकरण होता है। तो ए जो है इसका सही हो जाएगा। फिर तर्क दिया है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध है। तो देखा जाए तो अतीत के प्रति आसक्ति नहीं है। तो तर्क जो है इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि मतलब क्या होता है, परंपरा परिवर्तनशील और गतिशील तो है, परिवर्तनशील और गतिशील तो है, लेकिन आसक्ति इसमें नहीं है। क्योंकि अगर आसक्ति हो यानी कि तो वो पुरानी चीज़ें छोड़ ही नहीं पाएगी। तो इसमें विवेकशीलता होती है परंपरा में, और आधुनिकता को इसीलिए वो लेकर चलती है। तो आर गलत ए सही, ए सही आर गलत, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। दिया है अभिकथन, उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। तर्क दिया है, क्योंकि उनके अनुसार सभ्यता से मानव मूल्य में गिरावट आई है। तो संसार मतलब दुनिया को देखने के दो दृष्टिकोण हैं, ऐसा एक भाववाद
और एक होता है भौतिकवाद। तो भाववाद जो होता है मतलब कि इसमें विचारों की मतलब विचारों पे ध्यान दिया जाता है, किसी मनुष्य के विचार कैसे हैं उसी से चीज़ें समझी जाती हैं। और भौतिकवाद क्या है, जो संसार में प्रकृति है, पैसा है, इन सब चीज़ों से मतलब भौतिक सुख जो है उन सब चीज़ों से इसको देखा जाता है। और भाववाद विचारों से मतलब भावुकता इसमें होती है। और भौतिकवाद में प्रकृति, जो संसार है, दुनिया और पैसा दौलत, वो सब देखी जाती है। तो इसमें कह रहा है उपभोक्तावादी सभ्यता के से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। हाँ, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो स्वाभाविक है असंतोष हो, क्योंकि जो मतलब हमारा विरोधी होता है तो उसकी चीज़ों से हमको तो असंतोष होएगा ही। तो इस तरीके से अभिकथन ए दिया है कि उपभोक्तावादियों से भाववादियों को असंतोष है, जो कि स्वाभाविक है। तो ए सही, क्योंकि उनके अनुसार सभ्यता से मानव मूल्यों में गिरावट आई है। तो मतलब भाववादी के अनुसार जो भौतिकवादी दुनिया हो गई है उससे मानव मूल्यों में क्या है, गिरावट आई है। तो आर भी सही है, क्योंकि मतलब इतना भौतिकता की ओर लोग भाग रहे हैं तो मानव मूल्य क्या हैं, वो किसी के लिए भावना रखना, प्रेम और आदर, ये सब जो बेसिक एक ढांचा था वो उसमें कमी आ गई है। कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी की सुनता नहीं, तो इन सब में गिरावट आई है। तो ए और आर दोनों सही हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। तर्क है इसका, लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता। तो काव्य के शोभाकारी तत्व जो होते हैं उन्हीं को अलंकार कहते हैं। तो यही लिखा है कि सौंदर्य कारक धर्म जो हैं उनको अलंकार कहते हैं। तो ए सही है, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हीं को अलंकार कहते हैं। और ये दंडी ने भी कहा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। फिर कह रहा है, इसका तर्क है कि लेकिन अलग मतलब इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं है। तो अलंकार का तो कल्पना से संबंध ही संबंध है देखा जाए। उपमा अलंकार, चंद्र सामुख, पीपर पात सरिस मंडोला, मतलब सब कल्पना ही तो है। रूपक उत्प्रेक्षा, इन सब में क्या है, कवि कल्पना ही करता है एक दूसरे से। मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, तो मतलब कवि की कल्पना ही होती है इधर उधर रिलेट करना, एक दूसरे से तुलना करना उपमेय उपमान की। तो ये कल्पना से संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए सही और आर गलत, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। दिया है अभिकथन क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होते। तर्क है क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। तो देखा जाए तो गतिशील कोई भी जो भी रचनाएं होती हैं वो गतिशील होती हैं। तो ये जो चीज़ है वो तर्क की ये सही है, क्योंकि हम जैसे जिस समय में भी पढ़े हैं प्रेमचंद की कहानियाँ कब उन्होंने लिखी थी और उन्हें अब भी पढ़ते हैं तो हमको रिलेटेबल लगती हैं, तो ये गतिशील पाठ है। लेकिन कह रहा है कि क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता है, तो ये गलत है। मतलब देश काल का प्रभाव उनमें तो पड़ता ही पड़ता है। क्लासिकल नाटक किसी भी देश काल में लिखा गया हो वो प्रासंगिक होता है, और जब हर समय प्रासंगिक होता है तो उसे कालजयी रचना कहते हैं। तो जो भी नाटक है उनमें देश काल की कोई एक पृष्ठभूमि होनी जरूरी होती है। तो ए गलत हो गया और आर सही, ए गलत आर सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 68 नंबर का। और 69 क्वेश्चन देखते हैं अब।
68 नंबर क्वेश्चन है, इसका अभिकथन दिया है, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। तर्क है, इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा। यूटोपिया क्या होता है? एक तरीके से यूटोपिया होता है एकदम राम राज्य, कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, एकदम सब लोग खुश हैं, एकदम आदर्श जीवन हो रहा है, तो यूटोपिया होता है। और चंद्रगुप्त का जो चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया, ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और गणतंत्र की यूटोपिया है। तो ये सही चीज़ है कि यूटोपिया है, क्योंकि देखिए घनानंद जो था वो थोड़ा सा गंदा किस्म का राजा था, कह सकते हैं। उसको जनता से और बाहर आक्रमणकारियों से कोई मतलब नहीं था, वो अपने में खुश रह रहा था कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वैसा वाला राजा था। उसके बाद क्या हुआ कि जो चाणक्य थे वो घनानंद के पास जाते हैं कि सिकंदर आक्रमण करने आ रहा है, आपको उधर बचाना चाहिए और दूसरे राजाओं की मदद करिए, इस तरीके से अलायंस बना के लड़िए। लेकिन घनानंद चाणक्य का भी मजाक उड़ा के और उसको अपमानित करते हैं। तो उसके बाद चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त को राजा बनवाते हैं, बहुत ही प्रयत्न करके। उसके बाद क्या होता है कि मतलब इस तरीके से फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलके राज्य को अच्छे से बना के चलते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से यूटोपिया तो है ही। फिर जयशंकर प्रसाद पे लगा कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़े, तो ऐसा नहीं है। वो तो मतलब तब जब इन्होंने लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, तब अंग्रेज़ों का शासन था। तो जनता को उनका अतीत, जो गौरवमयी अतीत था, उसको दिखाने के लिए और वर्तमान जो अंग्रेज़ों के टाइम की जनता थी उन्हें जागृत करने के लिए ये लिखा था। तो आर जो है रीज़न गलत है और तर्क सही है। ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। अभिकथन दिया है, मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं। तो सही है, इन्होंने भारत भारती लिखा था और भारतीय संस्कृति का गौरवमयी जो वर्णन किया इन्होंने, तो ये सही है। इसलिए इनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। तो आर जो है वो गलत है, क्योंकि आधुनिक दौर में ही इन्होंने, मतलब क्या है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, प्रथम रश्मि है, परिवर्तन है, तो वो आधुनिक मतलब चेंजमेंट की ओर भी उन्होंने दर्शाया है। तो तर्क गलत है और तर्क गलत है और अभिकथन सही है। ए सही, आर गलत, ए ऑप्शन होगा जो सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, बार वही हो रहा। अभिकथन दिया है, भ्रम, कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जाता है। तर्क है, इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रक्रिया पर भी पड़ता है। तो भ्रम, कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिकता बोध का प्रमुख लक्षण है। तो ये सही है, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं और जो अनुभव कर रहे हैं उसको महत्व देना, बल्कि देना जो आपको इल्यूज़न हो रहा है और आप कल्पना कर रहे हैं उससे, तो ये आधुनिकता का लक्षण है, सही है। फिर अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। तो ये भी सही है। जो हम अनुभव करते हैं वो मतलब काव्य को पढ़ने में और उसको मतलब काव्य रचने और पढ़ने दोनों में प्रभाव पड़ता है। तो ए और आर सही हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 72 नंबर क्वेश्चन है,
अभिकथन दिया है, वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं, आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। तर्क दिया है, इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। तो तर्क जो है साफ साफ गलत है, क्योंकि नहीं है नहीं होना चाहिए, है होना चाहिए। सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति है, तो लेकिन इसमें कहा है नहीं है, तो तर्क जो है वो गलत हो जाएगा। और अभिकथन जो है इसका वो सही है, जो शब्द आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं वो आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। तो ये अभिकथन सही है और तर्क गलत है। तो ए सही आर गलत, ए ऑप्शन ही जो है सही हो जाएगा 72 का। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है, प्रगतिवादी कवियों ने आधुनिक अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थ छाया दिखाई पड़ी। तर्क है, इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। तो देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि प्रगतिवादी कवि सहज स्थितियों में सौंदर्य देखते थे। उनका सौंदर्य बोध जो था वो मतलब चुन चुन के नहीं लाए थे, वो जो भी देखते थे उसमें सहजता से सौंदर्य, सहज स्थितियों में ही सौंदर्य देख लेते थे। तो ये जो है वो सही है। फिर इसका जो कथन दिया है, मतलब तर्क दिया है, प्रगतिवादी कवियों ने सुपरिचित जो है ग्राम प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित किया है। तो ये गलत है, क्योंकि इन्होंने ग्राम प्रकृति का भी जो है वो चित्रण किया है। तो ये सही, आर गलत, सी ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा इसका। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है 74 में, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात होती है। तर्क है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो ये जो कथन है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात है, ये नामवर सिंह का कथन है। तो जब किसी आलोचक का कथन है तो एज इट इज़ लिखा गया है तो सही है, हमें मानना पड़ेगा दिमाग बंद करके। तो नामवर सिंह का कथन है, इसलिए अभिकथन तो सही है। फिर कहा गया है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। ये जो है प्रेमचंद ने कहा है, ये चीज़ प्रेमचंद ने बताई है कि जो कहानी एक ऐसी रचना होती है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है, और उसी के आसपास वो मतलब रचना और भाव को पुष्ट करता है। जबकि इसके अपोजिट जो उपन्यास होते हैं उनमें संपूर्ण मानव जीवन के संपूर्ण जो चित्रण है उसको वृहद रूप से दिखाया जाता है। तो आर भी सही है और ए भी सही है। तो ए ऑप्शन जो है 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटी 75 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है, नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है। तर्क दिया है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। यूनिट 4 से मुझे 2018 और 19 में ये पहला क्वेश्चन दिखा है, 2018 में ही मुझे ये एक क्वेश्चन मिला जो यूनिट 4 का है। यूनिट 4 बहुत ही कम पूछी जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है, और यूनिट 2 जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट 10 के भी क्वेश्चन हल्के फुल्के अब, लेकिन 2023 में रिलेवेंट ज़्यादा हो गए थे और 24 में भी आए थे। ये सब बात की बातें मैं नहीं बताऊँगा। हाँ, तो 75 नंबर क्वेश्चन है,
तो 75 नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं, भटक गए थे हम लोग। अभिकथन है नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है। तो सही है, क्योंकि फेमिनिज्म जो है पैट्रियार्की जो है उसका तो संघर्ष है ही, तो नारीवाद उसी में बना है। तर्क है इसलिए हिंदी का संपूर्ण लेखन स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। किसी चीज़ से आँख को देख मतलब आप पसंद नहीं करते तो आंखें बंद कर लें तो वो चीज़ बदल नहीं जाती है, तो नकारने का कोई सिस्टम नहीं है। तो आर जो है वो गलत हो जाएगा, ए सही आर गलत, सी ऑप्शन 75 नंबर का सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और रचनाओं के सुमेलित करने के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दिया गया है, लाइंस दी गई हैं और इनके रचयिताओं से इनको मिलाना है। तो पंडित सल सत्य बखाने, रुको ऑप्शन खोली पहले। ये वाले क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लगाना ज़्यादा आसान होता है एक एक लाइन याद करने से। तो देखिए जैसे पंडित सल सत्य बखाने, फिर नौलख पातर आगे नाचे, ये तो है गोरखनाथ की। तो बी का एक केवल ए ऑप्शन में दिया है, तो बाकी मैच कराएं चाहे ना कराएं, ए ऑप्शन ऐसे ही सही हो जाएगा। फिर भी बाकी के देख लेते हैं, हमको बाकी भी आती हैं। जैसे पंडित सल सत्य बखाने, ये किसकी है? सरहपा की है। 12 बरस ले कुकुर जीवे, और ये वाली जो है जगनिक की है, क्योंकि इन्होंने कहा था 12 बरस ले कुकुर जीवें, और बरस 18 बरस से ज़्यादा जीने वाले जो राजपूत हैं उनको धिक्कार होता है। ऐसे बज्जी घोर निशान रान चौहान का नाम आ गया है, तो आग बंद करके चंद्रबरदाई लगा देना है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और कुछ ना देख के केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते, उससे भी हो जाता, तो ए ऑप्शन सही 1 सेकंड में हो गया था पहले ही। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है लाइंस को। जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, ऐसी बातें कौन कर सकता है? कबीर। जिसका मतलब ये कबीर जो थे वो निर्गुण पंथ के अनुयायी थे, तो वही कह रहे हैं जिसका मतलब निर्गुण जो ईश्वर है उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं कि जिसका मुख और माथा नहीं, मतलब कि जिसका मुख नहीं है, वो ना सुंदर है ना कुरूप है, वो बातें कर रहे हैं कबीर। तो ए का 3 एक ही जगह पे है डी ऑप्शन में, और इस तरीके से यही सही हो जाएगा। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। ओ मन जान कबित अस्कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा, ये लाइन जो हैं ये मलिक मोहम्मद जैसी की हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, ये सूरदास की हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ाए, तो ये भ्रमर गीत से लिया गया है। फिर नमामि शमीशम निर्वाण रूपम, ये रामचरितमानस में है और इसके रचयिता हो गए तुलसीदास। तो इस तरीके से 77 नंबर क्वेश्चन हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी रचनाएं सुमेलित करनी है। किनकी हैं? अलंकार प्रकाश जो है, फिर अंग दर्पण, आलम केली, रतन हजारा। अब मुझे बाकी नहीं आती हैं, लेकिन सी ऑप्शन जो है सी आलम केली है आलम की। तो सी का 2 केवल बी ऑप्शन में है। इस तरीके से उत्तर आ गया। बाकी देख लेते हैं। अलंकार दर्पण किसकी है? मुरलीधर भूषण की है, ए का 5। अंग दर्पण रसलीन की है, और रतन हजारा रसनिधि की है। तो इस तरीके से ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। सेवेंटी 79 नंबर क्वेश्चन है। भाषाएं हैं, बोलियां हैं हिंदी की, और इनके स्थान से इनको सुमेलित करना है।
ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, तो पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही। तो मगही और भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं और ये जो हैं पहाड़ी हिंदी की हैं। तो देखते हैं, अब विज्ञान की बातें थी ख़त्म। मगही जो है वो पटना में बोली जाती है, मगध से पटना। भोजपुरी जो है वो गाजीपुर में बोली जाती है। तो सी का 4 केवल इसमें और डी का 2 ए ऑप्शन में। इसके अलावा देख लेते हैं पहाड़, पश्चिमी पहाड़ी जो है, पश्चिमी पहाड़ी वो शिमला में बोली जाती है और मध्यवर्ती गढ़वाल में बोली जाती है। तो 79 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी जो है वो शिमला में बोली जाती है, शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, इन सब जगह पे पश्चिमी पहाड़ी है। मध्यवर्ती पहाड़ी जो है टिहरी, गढ़वाल, चमोली, इन सब में बोली जाती है। भोजपुरी गाजीपुर, देवरिया, बलिया, इन सब जगह। और मगही जो है पटना, नवादा, गया, इन सब जगह पे बोली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी रचनाएं सुमेलित करनी हैं। अष्टयाम नाभादास की है, ए का 2, ए ही ऑप्शन में है। पहले ही एक लगा के तुरंत देख लें तब भी आंसर आ जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अभी तो एनालिसिस कर रहे हैं तो सारा देखते हैं। अष्टयाम नाभादास की है। वीर सिंह देवचरित जो है ये किसकी है? तो केशवदास की है। विज्ञान गीता और वीर सिंह देवचरित। फिर रस मंजरी जो है ये नंददास की है और कवि जड़िया नहीं, और कवि अड़िया नंददास जड़िया। फिर केलिकाल जो है ये है स्वामी हरिदास की। अष्टयाम नाभादास, वीर सिंह देवचरित केशवदास, रस मंजरी नंददास और केलिकाल हरिदास।